हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने खत्म किया था। ठीक है, जहाँ पे और साथ ही साथ पिछले क्लास में ही हमने डी ब्रॉगली जो थ्योरी था, जो इक्वेशन था, उसको हमने देखा था कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था। डी ब्रॉगली ने यही बताया था कि जो एक ऑब्जेक्ट है, यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, खास करके जो काफी कम मास के हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, वैसा। तो यदि वो ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन था पार्टिकल। हम लोग बोर इलेक्ट्रॉन को क्या मान करके चल रहा था, पार्टिकल नेचर का। लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार उसको क्या कहा कि पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन यदि वो मूव कर रहा है, यदि वो किस में है, मूविंग बॉडी है, तो वो क्या जनरेट करता है, वेव। यानी कि उसमें दो नेचर हो गए, डुअल नेचर का हो गया, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, या फिर हम वही चीज हो गया, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमने देखा था। क्लियर है? तो इसी को आगे बढ़ते हुए, यानी कि बोर मॉडल जो आया था, बोर एटॉमिक मॉडल आया था, वो मॉडल क्या हो गया, एक तरह से फेल्योर हो जाता है। ठीक है, कुछ बातों में फेल्योर हो जाता है, लेकिन कुछ बातों को अभी भी हम लोग एज्यूम कर करके आगे बढ़ते हैं, कंसिडर करके आगे चलते हैं। बात समझ में आया? तो पहले हम देख लेते हैं क्या फेल्योर था उसका, बात समझ में आया। और फिर हम देखते हैं अगला एटॉमिक मॉडल, जो कि वेव मॉडल है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो इसी के आधार पर है। याद होगा जब हम आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा वहां पे ये भी बताए थे इसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जब हम लोग किए थे कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ जब पढ़े थे, वो चीज भी हम डिस्कस किए थे, थोड़ा सा बेसिक चीज उसको बता करके आगे बढ़े थे। बात समझ में आ रहा है? तो क्वांटम नंबर बताए थे, तो वो जो क्वांटम नंबर आया था बेसिकली, वो कहाँ से आया था, वो वेव मैकेनिकल मॉडल से ही निकल करके आया था। ठीक है, स्कॉडिंगर नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये इक्वेशन दिया था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी रिसर्च इस पे चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं रदरफोर्ड का जो थ्योरी था, मॉडल था, उसके फेल्योर के बेसिस पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जो पहला पॉइंट हम लोग क्या टॉपिक यहाँ डालेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोर, ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक मॉडल। और बात ध्यान में, ये आपका क्लास वाला जो एग्जाम होगा, स्कूल क्लास के एग्जाम में, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। ठीक है, ये केवल और केवल किसके लिए था, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आया? इट इज क्या लिखेंगे, इट इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए था। तो ये उनका क्या हो गया था, लिमिटेशन हो गया था। दूसरा दूसरा जो था वो क्या था, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया था, यानी कि पोजीशन मोमेंटम से रिलेटेड जो था, और जो इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल जो है, वो क्या डुअल नेचर को शो कर रहा है, यानी कि वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि कह सकते हैं हम क्या इसमें कि इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ, ठीक है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP हम बात किए थे, बोले थे ना, HUP शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तीसरा तीसरा जो बात था इनके बारे में, कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ लाइंस, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड के बारे में नहीं कुछ बताया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इन्होंने जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में उसके बारे में नहीं बताया था। और चौथा वाला जो है, इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं बताया था, जो हम लोग थोड़ा सा बात तो किए थे, लेकिन उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या पढ़े थे, mvr इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई, ये वाला पढ़े थे ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एनएच बाई 2 पाई। ठीक है, और n चूंकि इंटीजर था तो क्या बोले थे कि क्वांटाइज हो रहा है वहां पे। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain the quantization of angular मोमेंटम। इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया था। तो ये कुछ 4 लिमिटेशंस है फोर एटॉमिक मॉडल की। ये आपका कंपैरेटिव बेसिस के लिए तो नहीं कह सकते हैं, हाँ स्टेटमेंट को जो है नीट वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इसी के बेसिस पे जो है अगला मॉडल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह अपने को चाहिए, कुछ ज्यादा ही जगह चाहिए वैसे देखा जाए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, वेव मैकेनिकल, ठीक है, मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बात समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्वांटम क्वांटम नंबर पढ़े थे ना, याद आ रहा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी इसको कहा जाता है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम, ठीक है, मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, ऑफ एटम। ठीक है, बात समझ में आया। और इसको जो साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था उनका पूरा नाम था अरविंद क्या, स्कॉन्डिगर। ठीक है, अरविंद स्कॉन्डिगर नाम के वैज्ञानिक थे, और खास करके इसको स्कॉडिगर वेव इक्वेशन के भी नाम से, जो इक्वेशन उन्होंने दिया था उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, स्कॉडिगर वेव इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली उन्होंने क्या किसको लेकर के चला था, उन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो था, और साथ ही साथ जो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़े थे उसको अपने कंसर्न में लेकर के आगे चला था, और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझना है पूरे चीजों को, कहीं बाउंस न जाने लगे। ठीक है, नीट के लिए उतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो कुछ इस प्रकार से है कि बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट पे जो है वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ठीक है, 2D बेसिकली उनका जो वो जो थ्योरी था वो 2D पे बेसिस था, 2 डायमेंशनल था, तभी हम लोग 2 पाई आर सरकमफेरेंस वगैरह हम लोग ले रहे थे। बात समझ में आया। लेकिन स्कॉन्डिगर कहने के, उनके कहने के अनुसार, तो पहला चीज ये कि उन्होंने डी ब्रोगली और किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंसर्न में लेकर के चला था। तो उनके अनुसार भी यही चीज हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है यदि मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल है, तो वो भी वेव नेचर को शो करेगा, यानी कि वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो उन्होंने भी मान करके चला कि इलेक्ट्रॉन, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो अपने चारों तरफ ऑर्बिट के, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब एक फिक्स ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से घूम रहा है, वो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, किधर भी डायरेक्शन वो मूव कर सकता है। यानी कि उनका जो मॉडल आया, स्कॉर्डिगर का जो मॉडल आया वो क्या आया, 3 डायमेंशनल मॉडल था। कौन सा मॉडल था, 3 डायमेंशनल। बात समझ में आया। लेकिन बोर का क्या था, वो 2 डायमेंशनल मॉडल था। इज दैट क्लियर। और उन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में मान लिया, पूरा वेव के फॉर्म में मान लिया। किस फॉर्म में माना, वेव के फॉर्म में माना। बात समझ में आया। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे वेव मैकेनिकल मॉडल क्या हम लोग लिखे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, तो
कुछ कुछ धीरे धीरे पार्ट को लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो क्या लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर किसने बताया था, वही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्विन स्कोंडिगर, ठीक है, अर्विन, ठीक है, स्कोंडिगर, ठीक है, जो साइंटिस्ट का नाम था वो क्या है, अर्विन स्कोंडिगर, ठीक है, इन 1926, ये थोड़ा सा दे देते हैं इसको भी, इन 1926, ठीक है, इन 1926 डेवलप अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, डेवलप अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, इसको क्या बोला गया, वेव मैकेनिकल मॉडल कहा गया, ठीक है, या फिर इसको क्या कहा गया, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर इसको क्या कहा गया, और क्या लिख सकते हैं, वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, और ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्या कहा गया इसको, वेव मैकेनिक्स कहा गया या फिर क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। इज दैट क्लियर? बेसिकली ये क्या था, 3 डायमेंशनल वाली चीजों पे ये चल रहा था। अभी तुरंत हम बोले कि ये क्या कर रहा था, 3 डायमेंशनल चीजों को बताया था। इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल he assumed that, ठीक है, he assumed that electron as a, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल, 3D, क्या लिख देंगे हम, 3D, इज दैट क्लियर, 3D वेव which is 3D wave which is 3D wave which is present in positive field of nucleus, which is present in positive field of nucleus, which is positive field of nucleus। ये एज अ वेव ट्रेवल कर रहा है कहां पे, तो कह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? और इसके द्वारा जो इक्वेशन निकला उसी को क्या कहते हैं, स्कोंडिगर वेव इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन इक्वेशन, दिस मॉडल इज, दिस मॉडल, ठीक है, इज बेस्ड ऑन अ इक्वेशन, ठीक है, ऑन अ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है, स्कोंडिगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, उसी इक्वेशन को क्या बोला गया है, स्कोंडिगर वेव इक्वेशन भी कहा गया है। बात समझ में आया? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें और हम क्या लिख सकते हैं, he developed a mathematical, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, दैट उन्होंने क्या किया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कोंडिगर वेव इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है, विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ, दैट विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है,
जो इक्वेशन था वो किसके बारे में बता रहा था, तो बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के बिहेवियर के बारे में वो इक्वेशन बेसिकली बता रहा था। ठीक है, अब वो क्या है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे साई से, ये जो इस तरीके से है, ठीक है, कांटा की तरह, त्रिशूल की तरह, उसी को हम लोग वेव फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, साई से। तो बेसिकली जो आपका ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सॉरी हाँ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ऑफ एटम का, ये क्या बता रहा है आपका, सबसे पहले तो स्कॉन्डिगर ने बताया था किस चीज को अकाउंट में रख करके, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अकाउंट में रख करके, ठीक है, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स भी उसको कहा जाता है, और आज नया कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पे, ठीक है। और इस मॉडल, ये जो मॉडल है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D डायमेंशन में, थ्री डायमेंशनल में मूव कर रहा है एज अ वेव, ठीक है, वेव की तरह वो शो कर रहा है अपने आप को, और क्या बता रहा है, प्रेजेंट इन द पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। और इसी मॉडल को सॉरी ये मॉडल बेस्ड है एक इक्वेशन पे, और उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन। और जो उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया वो किस चीज को बताता है, तो वो बताता है बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन को, दैट इज साई। ठीक, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखवाना जरूरी था ताकि आपको बाद में समझ में आए जब आप पढ़े तो। अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। नीट के लिए पहले बोल देते हैं, नीट वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई वाले के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन नीट वाले के लिए ये डेरिवेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इक्वेशन पे भी काम चल सकता है, वो केवल इक्वेशन भी याद रखें तो काम चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम क्या देख रहे हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल, ध्यान से देखना है इस चीज को, थोड़ा समझना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या बोले हम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्लियर है, बात समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, कंसिडर ए स्टेशनरी वेव, कंसिडर अ स्टेशनरी वेव, ठीक है, कंसिडर अ स्टेशनरी वेव traveling in a positive traveling traveling in a positive x डायरेक्शन। ठीक है, क्या वो बोल रहे हैं, क्या कंसिडर किए कि एक वेव है, ठीक है, वो किधर ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, एक्स एक्सिस जो होता है ना उसी की तरफ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, बात समझेंगे, ऐसा समझ सकते हैं कि हम और आप एक लाइन में खड़े हैं रस्सी लेकर के, आप और हम, और जो एक रस्सी है उसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हिला रहे हैं, तो वो वेव क्या होगा, इधर भी प्रोपागेट नहीं करेगा इधर भी नहीं, केवल सीधा जा रहा है। ठीक है, तो उनका पहला चीज ये एजम्पशन था कि हम कहाँ केवल मान के चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स डायरेक्शन में। हालांकि बाद में चूंकि ये 3D हम बोले हैं तो तीनों डायरेक्शन में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या केवल लेकर के चल रहे हैं, एज्यूम एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, तो द वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ, ठीक है, ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है, इज, क्या लिख सकते हैं, मे बी गिवन अस, मे बी गिवन बाय, क्या दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ है ये कि साई इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, 4 2 पाई एक्स बाय लेमडा, 2 पाई एक्स बाय लेमडा, और इसको क्या मान रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान करके चल रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट। इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, साई, इसी के बिहेवियर के बारे में जान रहे थे वो, तो साई इज इक्वल टू क्या, ए साइन, ठीक है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, और ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन वगैरह तो पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंशिएशन, और ध्यान में रखेंगे कि वेयर वेयर साई क्या है आपका, वेव फंक्शन, ठीक है, साई क्या है आपका, वेव फंक्शन, ठीक है, साथ ही साथ एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है, अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है,
बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद क्या बचा आपका ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ए यहाँ क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव ट्रेवल करेगा तो क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्रिस्ट या फिर ट्रॉफ क्या होता हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। जितना ज्यादा वेव एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड वहां पे आएगा। बात समझ में आया। तो ए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, क्या बोल सकते हैं, ऑफ द वेव, ऑफ द वेव, यहां लिख देते हैं। चाहे एम्पलीट्यूड वो तो समझ ही गए, वेव का ही। और आपका क्या बना, लेमडा, लेमडा क्या हो गया आपका, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। लेमडा क्या हो गया आपका, वेवलेंथ, ये वाला चीज आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये डबल डिफरेंशिएशन होगा। डबल डिफरेंशिएशन आपको सिलेबस में तो नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। dx बाय dy जब हम लोग लिखते हैं तो सिंगल डिफरेंशिएशन होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में या फिर बेसिक फिजिक्स में आपको थोड़ा सा बताया गया होगा। और डी स्क्वायर जब हम करके जाते हैं ना, तब वो क्या हो जाता है आपका, डबल डिफरेंशिएशन वो हो जाता है, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसी इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अपने को क्या मिला, इस पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आया, इधर यहाँ पे मिला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 1 बाय लेमडा स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय लेमडा स्क्वायर, यानी और थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह लेकर के क्या लिख सकते हैं इसको, और लिखा जा सकता है 1 बाय लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, उधर। यानी हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस और इनटू आपका क्या होगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 बाय लेमडा तो है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑन कंबाइनिंग द इक्वेशन विथ डी ब्रोगली, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और क्या बोल रहे हैं, ऑन कंबाइनिंग दिस इक्वेशन विथ डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या था भाई साहब, पढ़े थे हम लोग, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, क्या पढ़े थे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो ये क्या है, लेमडा स्क्वायर, तो यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें, ठीक है, 1 बाय लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को तो पलट देंगे, इसको भी पलट दिए तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब इसी को यानी 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, पुट, यानी कि हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर साई, ठीक है, वेव फंक्शन, और क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर साई, ठीक है। अब एच स्क्वायर को इधर यदि हम भेज दें तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर साई, और ये रहा डी एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई, ये आपको निकल करके आएगा, ठीक है। अब ये एम वी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा से यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा जगह, क्या बोले थे अपने को, काफी जरूरत पड़ता है इसमें, मिटा रहे हैं थोड़ा सा इसको, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, ये चीज हो गया। अब अपने को पता है, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विथ मास m, ठीक है, विथ मास m एंड वेलोसिटी v, एंड वेलोसिटी, ठीक है, v इज गिवन बाय
इज गिवन बाय, कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगा विथ मास और वी वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा कि के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m²v²/2m, यानी ऊपर भी m से मल्टीप्लाई और नीचे भी m से स्क्वायर। अब इसको क्या कर दिए इधर, तो 2m। ठीक है, के ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग m²/v², सॉरी m²v², और m² और v² के जगह यानी हम क्या डाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इस वाले को हम लोग डाल सकते हैं, और इसको यदि हम चाहे तो इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड। ठीक, अब ये वाले चीज को इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देते हैं, किसमें, थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2mke इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -d² इंटू h²/4π² ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अब जरा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब 2m को भी नीचे कर देंगे तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -d² ठीक है, इंटू h² 4 टू 8 8π² ये आपके सामने आएगा। तो ये किस चीज का निकला, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये केवल क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना है ये डेरिवेशन जो है नीट के लिए नहीं है, केवल और केवल जेई वाले बच्चे ध्यान देंगे इस पे, रिजल्ट भी ध्यान में रखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ये आधा लिए हुए हम कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी केवल हम लोग निकाले, टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू यानी वही एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया। E इज इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के करके आया है, माइनस h² अपॉन 8π²ψm। ठीक है, इंटू d²ψ/dx²। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और d²ψ/dx²। ठीक है, प्लस 8π²ψm अपॉन h²। ठीक है, और ये हो जाएगा E माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इंटू साई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन आपका निकल करके आता है। ठीक है, और ये केवल किसके लिए है, ये वाला निकल करके आ रहा है। ठीक है, और दिस इज ओनली फॉर वन डायरेक्शन, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, फॉर वन डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस। ये केवल किसके लिए निकाला गया था, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 3D डायमेंशन पे जब निकाला गया फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है, ठीक है 3D, फॉर 3D के लिए ये क्या हो जाएगा, d²ψ/dx² प्लस d²ψ/dy² प्लस d²z/dz² प्लस 8πψm अपॉन h²। ठीक है, E प्लस पीई। ठीक है, पीई, और ये हो जाएगा साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पूरा आया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। अभी इस चीज को और थोड़ा अलग तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे क्या लिखा हुआ मिल सकता है वो भी बता देते हैं थोड़ा सा हम। ठीक, और नीट वाले केवल इस इक्वेशन को याद रखेंगे, नीट वाले क्या करेंगे, केवल और केवल इस इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, किस तरीके से लिख सकते हैं जरा देखेंगे। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा साई,
ठीक है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि डी के जगह हम क्या लिख दिए हैं, डेल्टा, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिला जा सकता है। और ये क्या है, डेल्टा लिख लेंगे नोटबुक में, डेल्टा, और ये क्या है, साई, ठीक, प्लस डेल्टा साई, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस आपका क्या हो रहा है, 8 पाई, आई थिंक स्क्वायर होगा, हाँ, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर साई एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जा रहा है ई माइनस वी, ठीक है, और ये साई इज इक्वल टू 0, और ये वी वही है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वी क्या है आपका, वही है आपका पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा भाई, तो साई ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से, और हाँ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। यहां से बस इसको हटा देना है क्योंकि साई जो है वो यहां ले लिया गया है, ठीक है, ये साई हट जाएगा यहाँ पे, यहां से भी, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब अब आगे की बात, अब आगे की बात, यही वाला आपका क्या कहलाएगा, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इज दैट क्लियर। तो क्या करना है आपको, केवल और केवल इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और यही सेम चीज है, ठीक है, पी था, वी भी यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है, वी भी यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो 8 पाई जो है यहाँ पे वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट टर्म है, 8 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है, एम, एम क्या रहेगा आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका एच, एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और जो आपका डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर जो है वो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है, एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है, और ई यहाँ पे क्या रहेगा, एनर्जी, ई क्या है, एनर्जी, वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और आपका एक क्या बच गया, साई, तो ये तो पता ही है, वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन, साई क्या रहेगा आपका, वेव फंक्शन, इज दैट क्लियर। तो यही आपका पूरा का पूरा क्या है आपका, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। नीट वाले बच्चे फिर से बोल रहे हैं, केवल और केवल दिखने में खतरनाक है, कोई आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है, और यही अभी सबसे लेटेस्ट है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें से आपको समझना होगा कि ई और साई जो है, ई और साई जो है वो क्या रहेगा आपका, अननोन रहेगा, ई और साई जो क्या रहेगा वो अननोन रहेगा, ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या है, पहले इसको नोट कर लें आप अच्छे से, ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान में रहेगा ये इक्वेशन। अब ठीक है, एक चीज और, क्या बोले हम यहाँ पे, ई और जो वी था, ई और जो साई था, वही इसमें क्या रहेगा, अननोन रहेगा, बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इन दिस इक्वेशन ओनली, इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ओनली ई एंड साई आर आर अननोन, ठीक है, ई एंड साई आर क्या रहेगा, अननोन रहेगा, ई डिनोट्स क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, ई डिनोट्स क्वांटाइज, क्वांटाइज वैल्यू, वैल्यू ऑफ एनर्जी,
ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। एंड साई, साई क्या करेगा, साई डिनोट्स वेव फंक्शन, साई डिनोट्स, ठीक है, वेव फंक्शन। बात समझ में आया, साई क्या डिनोट करता है, वेव फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई। किसके बारे में जानेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि चल क्या रहा है, एक्चुअली है क्या। इसको समझेंगे ना जब साई को कि क्या है बेसिकली ये, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज तो हम लोग देख लिए कि ये जो स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन है वो किसके लिए था, बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन को समझने के लिए। और वेव फंक्शन बेसिकली क्या है, साई है। तो इसका इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। सारे डिराइव्ड करके एक इक्वेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड क्या, स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन। उसको क्या बोला गया, स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन। बेसिकली वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा, तीनों 3D था, तो तीनों डायरेक्शन के तीनों डायरेक्शन को लेकर के, तीनों डायरेक्शन के को एज्यूम करके उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन निकाला। और वो इक्वेशन बेसिकली किस चीज के लिए था, प्रोबेबिलिटी अप्रोच के लिए था। यानी कि ये पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। समझा, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेव की तरह घूम रहा है, वेव हम मान करके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो आप समझिए जरा सा हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप दो इंसान है, एक वहां है और एक हम है, तो क्या बोले थे, रस्सी लेकर के क्या कर रहे हैं, जोर से इस तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, तो रस्सी भी इस तरीके से बनेगा, वेव के फॉर्म में बनेगा। तो तीनों तीनों डायरेक्शन में वो उसको मान करके चले। ठीक है, वेव को मान करके चले। अब जितना ज्यादा हम रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे, यानी उतना एनर्जी हम दे रहे, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो आपको नजर आएगा, हाइट उतना ही ज्यादा क्रिस्ट का या फिर ट्रॉफ का नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यदि वेव जनरेटर नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड नजर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड बनेगा उतना ही ज्यादा कह सकते हैं एनर्जी होगा, यानी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेव होगा। उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, वेव बनेगा। यानी कि जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं कि वहां पे वेव ज्यादा बन रहा है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वही चीज ये बता रहा है वेव फंक्शन, वही ये क्या बता रहा है, वेव फंक्शन। बेसिकली वेव फंक्शन किस चीज के लिए, अभी तुरंत इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस चीज को बता रहा है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच को बताता है। किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच को। ठीक है, यही जो है एक तरह से ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, ज्यादा से ज्यादा पाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। वैसे तो देखा गया है कि ये जो इक्वेशन को, ये तो इक्वेशन है, इसको और सॉल्व किया गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स इसका जो है वो सॉल्यूशन इसका निकलता है। और इसका सॉल्यूशन जो है उसके कई सारे वैल्यूज निकलते हैं, बहुत सारा वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वांटम नंबर थोड़ा सा देखे थे, आपको बेसिक याद होगा, तो के एल एम एन, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, जीरो भी, माइनस भी, कई सारा वैल्यू हो सकता है। तो इस इक्वेशन में भी कई सारे वैल्यूज वो निकलते हैं, लेकिन उसी वैल्यूज को मान मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लियरिटी के साथ। तो क्या यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई ये चीज है। तो ये बोलता क्या है, बोलता है कि साई इज अ वेव फंक्शन। ठीक है, साई इज अ वेव फंक्शन, साई क्या है आपका, वेव फंक्शन है। ठीक है, विच शुड बी फाइनाइट कंटिन्यूअस, विच शुड बी, विच शुड बी फाइनाइट कॉन्टिन्यूअस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी क्या, फाइनाइट कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल, बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट इट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि ये जो साई था, साई को हम तीनों डायरेक्शन में लिए। ठीक है, साई को हम क्या किए थे, तीनों डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम किए थे। इज दैट क्लियर, साई को क्या किए थे, तीनों डायरेक्शन में हम लोग क्या किए थे, एज्यूम किए थे। ठीक है, लेकिन बात ऐसा रहा ना साई को लेकर के कि सबसे पहले तो जो वेव फंक्शन था, ठीक है, वेव फंक्शन को हम क्या किस तरीके से हम मान सकते थे,
एम्पलीट्यूड फंक्शन भी हम इसको एज्यूम करके चल सकते थे, वेव फंक्शन को क्या एज्यूम करके चल सकते थे, एम्पलीट्यूड। जाहिर सी बात है जितना वेव आपका बनेगा, जितना ज्यादा एनर्जी से बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब जितना ज्यादा वेव कहीं पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं क्या होगा, एम्पलीट्यूड वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइट उतना ही ज्यादा उसका देखने को मिलेगा जितना एनर्जी से हम लोग कर रहे हैं, एक वायर को क्या कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब ऊपर नीचे कर रहे हैं इसका मतलब क्या, एम्पलीट्यूड भी काफी बनेगा, यानी जितना ज्यादा वेव क्रिएट हो रहा है उतना ही ज्यादा वहां पे क्या है, एनर्जी है, और कह सकते हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि वेव फंक्शन जो है, ठीक है, द वेव फंक्शन में बी रिगार्डेड एज अ एम्पलीट्यूड फंक्शन, ठीक है, एम्पलीट्यूड फंक्शन जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पे है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों पे आपके लिए रहेगा। तो एक बात और है यहाँ पे, तीनों के लिए तो रहेगा, और ये डिपेंडिंग और जो इसका वैल्यू जो रहेगा, ठीक है, जो इसका वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और किस में आ सकता है, निगेटिव में भी, पॉजिटिव में आ सकता है और किस में आ सकता है, निगेटिव में भी। लेकिन जो वेव फंक्शन है वो किसके लिए था, प्रोबेबिलिटी अप्रोच को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी अप्रोच को बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। तो बात ये है कि यदि हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पे यदि रखते हैं तो वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव भी देखा गया और निगेटिव भी देखा गया। क्या देखा गया, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आ रहे थे, जो फाइनली वैल्यूज आ रहे थे वो क्या, एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये था स्कॉन्डिगर का कि जो निगेटिव वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसमें होगा, इट मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसीलिए इसीलिए जो साई है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं, फिजिकल जो कह सकते हैं कि उसका कोई इंपॉर्टेंस महत्व कुछ रहा ही नहीं। क्या हम बोले कि तीनों डायरेक्शन में लेने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बहुत सारे जो एक ये वैल्यूज हैं वो मिल रहे थे, पॉजिटिव भी मिल रहा था और निगेटिव भी मिल रहा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी अप्रोच को स्कॉन्डिगर बता रहा था, किसको, प्रोबेबिलिटी अप्रोच को, तो द वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो उसी तो सिग्निफिकेंस जो क्या था तो साई का खत्म हो गया, और तो उसके जगह उसने क्या किया कि साई स्क्वायर को मान लिया, किसको मान लिया, साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर बेसिकली क्या बता रहा है, जितना ज्यादा साई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर, जितना ज्यादा साई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाने की ज्यादा रहेगी, जितना कम साई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो बेसिकली साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई स्क्वायर क्या हो गया, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है, जितना ज्यादा साई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा आपका, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। जितना कम वैल्यू रहेगा उतना ही जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा। बात समझ में आया। तो ये बात जो है, ये पॉइंट जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको सुनिएगा अच्छे से, यदि एक बार में समझ में ना आए पॉज करके रिपीट करके दोबारा आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं नोट करना होगा तो इस चीज को नोट भी कर लेना है। यानी हम क्या बोले कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूरे तरीके से खत्म हो गया, बट साई स्क्वायर, ठीक है, बट साई स्क्वायर हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा, फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है, एंड इट डिनोट्स, ठीक है, एंड इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। वही चीज हो गया साई स्क्वायर का। अब इसमें दो टर्म आता है, नोड एंटी नोड, उसी चीज को बता रहे हैं, ठीक है, नोड और एंटी नोड। तो नोड क्या बोलता है, नोड जो होता है, नोड क्या बोले हम, नोड, ठीक है, दो टर्म आएगा, एक नोड और क्या आएगा, एक एंटी नोड। नोड क्या बोलता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, ठीक है, द पॉइंट वेयर psi square is equal to 0, psi square is equal to 0, the point where finding an electron probability, ठीक है, probability
प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिख देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, नोड, और वहां साई स्क्वायर क्या होगा, 0, और एक होता है आपका एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड क्या होता है कि साई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, मैक्सिमम, साई स्क्वायर मैक्सिमम कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, जहां पे प्रोबेबिलिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीनोड, दैट इज साई स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम, साई स्क्वायर क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्यों साई स्क्वायर लिया गया, साई क्यों नहीं लिया गया, सारा कुछ बता चुके हैं, ठीक है, नोट करें इसको, ठीक है। अब बात आगे ध्यान से समझना है, क्या बोले हम कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी वहां साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, याद होगा आपको पढ़ा रहे थे क्वांटम नंबर, तो वहां पे ऑर्बिटल्स के बारे में जिक्र किए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, आपसे पूछे ऑर्बिटल किसको कहते हैं, तो possibility sorry probability of finding an electron around the nucleus is maximum, that is called orbital, ऑर्बिटल किसको कहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल, और वहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, वहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं है ये, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या कह रहा है कि ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज अ रीजन, ठीक है, इन स्पेस, स्पेस वेयर, वेयर फाइंडिंग, वेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, of finding an electron around the nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल के नाम से हम लोग जानेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा संभावना होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्बिटल कहेंगे, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, और ये मैक्सिमम कहने का मतलब है 90 से 95%, ठीक है, 90 टू 95%, ठीक है, क्या बोले हम यहाँ पे मैक्सिमम कहने का क्या मतलब है, 90 टू 95%, ठीक है, और बात ध्यान में रखना है कि ऑर्बिटल्स जो है वो किसी पाथ को नहीं बतला रहा है, ऑर्बिटल किसी भी पाथ को नहीं बताता है, ये केवल प्रोबेबिलिटी बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो किस नेचर में है, वेव के नेचर में है तो डुअल नेचर, लेकिन हम क्या स्कॉन्डिगर ने उसे क्या मान करके चला है, वेव मान करके चला है, इज दैट क्लियर, क्या मान करके चला है, वेव मान करके चला है, तो इसीलिए कहा गया है कि वो वेव के फॉर्म में है, तो कहाँ है वो जान पाना तो मुश्किल है, हाँ जहां वेव ज्यादा मिलेगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा हम मान करके चल रहे हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी पाने की संभावना जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, तो ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन, डिफाइन डेफिनिट, डेफिनिट पाथ ऑफ, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, rather they define probability, ठीक है, rather they what, rather they define probability, define probability, ठीक है, to finding an electron,
ठीक है, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, वही बात हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझते हुए हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये हम जो इलेक्ट्रॉन के जो पाने की पॉसिबिलिटी है उसको हम किससे दिखाएंगे, डॉट डॉट से। किससे दिखाएंगे, डॉट डॉट से। क्लियर है, डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी। अब यदि हम इस तरीके से डॉट बना रहे हैं, इस तरीके से डॉट बना रहे हैं, देखेंगे जरा ध्यान से, ये वाला डॉट, ये वाले जो डॉट है, ठीक है, ये वाला जो डॉट है और ये वाला डॉट है, दोनों डॉट में क्या अंतर है, यहाँ पे डॉट ज्यादा है, यहाँ पे डॉट ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली क्या हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा। तो जहां पे ये डॉटेड हम ज्यादा दिखा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जहां डॉटेड कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी कम है। इज दैट क्लियर। तो ये वाला जो डॉटेड है, जो कम आपका डॉटेड नजर आ रहा है, लेस डॉट, दैट इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेस डॉट, लेस डॉट्स, दैट इज लेस प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मोर डॉट्स, ठीक है, मोर डॉट्स, दैट इज मोर प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज, हाँ ठीक है, मोर क्या लिखे यहाँ पे, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। ये आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया इस डायग्राम से। अब इसी चीज को जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिटल है, इसी का जो शेप है वो काफी अलग अलग होता है। ये तो गोल हो गया, इस तरीके से हम लोग स्फेरिकल दिखा दिए। इसका अलग अलग जो है, जो कि वेव के फॉर्म में है, तो वेव का ये तो चारों तरफ हम लोग को जब नजर आ रहा है तो इस तरीके से दिखा दिए चारों तरफ से पूरे 3D में। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा स्फेरिकल मिले, ऐसा स्फेरिकल मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं। अलग अलग शेप मिल सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया, ऐसा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ जब हम लोग पिक्चर लिया गया तो पिक्चर जो था वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का मिला, यानी ऑर्बिटल का अलग अलग शेप मिला। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो आप जान लीजिए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का डिफरेंस क्या है। कुछ कुछ डिफरेंस तो है, उसको लिखवा देते हैं, फिर से कहेंगे। ये जो डिफरेंस है वो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफरेंस और ये जो इतना थ्योरेटिकल पार्ट लिखवाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कभी भी नोट्स पढ़ेंगे साल भर बाद, एक साल बाद, 1.5 साल बाद, फाइनल एग्जाम के समय, तो सारे चीजें आपको ध्यान में आ जाए, इसीलिए प्रॉपर एक एक चीज नोट्स को लिखवाया जाता है। बात समझ में आया। नहीं तो जो बात कहें वो तो ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, कुछ कुछ बातों को मेन पॉइंट की तरह लिखवा करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। टोटल नोट्स जो है, प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको बनाया जाता है, भले ही थोड़ा टाइम क्यों ना लगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या देखने जा रहे हैं अब हम लोग, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे, एक कौन सा रहेगा, ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिट्स का, और एक कौन सा रहेगा, ऑर्बिटल। ये तो बचपन में भी जानते हैं। दो कॉलम हम लोग इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब ध्यान से, पहला पॉइंट जो बोलता है, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। एक एक चीज को समझते जाएंगे। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्या है, ये बोर ने बताया था, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, जिसके चारों तरफ जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्थ जो है चारों तरफ चक्कर काटता है, सॉरी हाँ, सूर्य का। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है,
न्यूक्लियस। बात समझ में आया? ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। और ऑर्बिटल क्या है? रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, रीजन इन स्पेस स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where finding where probability to finding an electron, ठीक है, will be मैक्सिमम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे क्या रहेगी? सबसे ज्यादा हो रहेगी। बात समझ में आया? क्लियर है? दूसरा पॉइंट ऑर्बिट के बारे में क्या बोलता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड प्लेनर एंड 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 2D, ठीक है, 2D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये 2D क्या बोले थे कि ये 2D है। 3D के बारे में तो इन्होंने बताया नहीं था, बस बोला था इलेक्ट्रॉन 2D है, वो चारों तरफ से घूम रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट किया था? 3D। इन्होंने क्या बताया 3D के बारे में? तो इट रिप्रेजेंट्स 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। क्या होगा? 2n स्क्वायर पढ़े है ना, 2 8 18 32, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज, तीसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ऑर्बिटल आर सर्कुलर इन स्पेस, ठीक है, और सॉरी ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन स्पेस, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोलता है? ये सर्कुलर तो नहीं है, ये क्या है? डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ऑर्बिटल्स हैव, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं ऑर्बिटल्स के। और ये क्या होता है? केवल सर्कुलर, ठीक है। क्या बोले? फोटोग्राफ जब लिया गया इलेक्ट्रॉन का घूमता हुआ तो अलग अलग शेप पाया गया ऑर्बिटल्स का, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ना, चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है तो स्फेरिकल नजर आएगा। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से घूम रहा है कि स्फेरिकल नजर आएगा। लेकिन केवल ऐसे घूम रहा है, केवल कोई एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ और नजर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कोई अलग शेप में वो घूमता हुआ ऐसा नजर आएगा, डंबल नजर आएगा, ठीक है, ऐसा भी नजर आएगा और एक ऐसा भी नजर आएगा, तो डबल डंबल या फिर वो मिक्स वाला आपको नजर आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अलग अलग क्या होता है? डिफरेंट शेप होता है, जिसमें अलग अलग ऑर्बिटल का नाम रखा गया। जैसे एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल होता है इस ऑर्बिटल का, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एस ऑर्बिटल हो गया, पी, उसके बाद क्या होगा? डी ऑर्बिटल, उसके बाद क्या होगा? एफ ऑर्बिटल। सबका क्या होता है? अलग अलग शेप होता है। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? तो कौन कौन सा शेप हो गया यहाँ पे? डंबल शेप होता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है? डंबल शेप, सबका अभी शेप बताएंगे, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है, ठीक है। और जो एफ होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। लीफ लाइक शेप होता है, लीफ लाइक शेप होता है, ठीक है। केवल अपने को किसके बारे में जानना है? एसपी और डी के बारे में
जानना है। इज दैट क्लियर? एफ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको 2D पे रिप्रेजेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, सारे 3 डायमेंशनली हैं। तो एस को, पी को, डी तक बताया जा सकता है, लेकिन एफ बताने में 2D में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग जा रहे हैं, पांचवा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, बस 2D है। तो ये बोलता है, ठीक है, कि ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, hence they cannot decide geometry of the molecule, hence they cannot define, hence they cannot decide the geometry of the molecule, geometry of the मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है, जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका ज्योमेट्री ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिट जो होता है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आया? वहीं यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, एंड दे कैन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल एंड hence hence it can decide, and hence they can decide the geometry of the molecule। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बता पाएगा ये। छठा पॉइंट क्या बताता है, बता रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट एप्लीकेबल विथ डीबीएच एंड एचयूपी। concept of orbit is not applicable for किसके लिए, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड एचयूपी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एचयूपी। इसको ये नहीं बताता है, एप्लीकेबल पता ही है आपको, क्योंकि ये तो किसके लिए था, पार्टिकल मान करके चल रहा था, किसको, इलेक्ट्रॉन को। उसके बारे में तो बता ही नहीं, कि वेव नेचर ही बताता है, लेकिन इन्होंने वेव नेचर पे उसको क्या किया था, कंसीडर किया था। तो सिक्स्थ क्या, इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, इज एप्लीकेबल, या लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर डीबीएच एंड एचयूपी। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है डीबीएच एंड एचयूपी। तो मुख्य तौर पे ये इनके इतने सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, किसके, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स का। तो आज हम थोड़ा सा और जो है चाहे तो शेप भी हम बता दें, लेकिन छोड़िए, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, फिर बाउंस जाने लगेगा आपका। तो ध्यान से समझना है इसको। आज जो पूरा कॉन्सेप्ट बताएं, वेव मैकेनिकल मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा यदि ऊपर से जाए, नीट वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं था, 3 डायरेक्शन में किया गया। चूंकि वेव था तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पहले ही बताएं। तो उसको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को निकाला गया। ठीक है, और साई क्या था, वेव फंक्शन। और तीनों डायरेक्शन को लेकर के वो इक्वेशन तो आया, लेकिन उस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना था। ठीक है, उस इक्वेशन को जब सॉल्व करने लगा गया, तो चूंकि तीनों कोऑर्डिनेट पे था, एक्स पे भी था, वाई पे भी था और जेड पे भी, तो जो वैल्यूज आने लगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आने लगे। लेकिन जो साई था वो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे था, तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे था, यानी इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू हम वहां पे नहीं ले सकते थे। ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू वहां पे चाहिए था। तो इसीलिए हम साई के जगह साई स्क्वायर लगा दिए, और बोला स्कॉन्डिगर कि जहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगा। जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। बात समझ में आया? और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी
कम होगी उसको नोड कहा गया, और एंटी नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, और एक बात कि इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी जहां सबसे ज्यादा हुई उसको ऑर्बिटल्स भी कहा गया। और ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे, और शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और साथ साथ क्वांटम नंबर फिर से एक बार देखेंगे, जो कि आपको बड़े आसानी से अब समझ में आएगा क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में हमने उसको देखा था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब आपको ये क्या करना है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना है 3 डायमेंशनली कि ये इलेक्ट्रॉन अब बता तो दिए हैं कि वेव के फॉर्म में चारों तरफ घूम सकता है, किधर भी घूम सकता है, ठीक है। तब अब जब हम आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएंगे कि हाँ इसका स्फेरिकल शेप होता है, डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता है, लीफ लाइक वाला तो नहीं पढ़ना है, एफ ऑर्बिटल वाला एसपी पढ़ना है। तो जब उसको हम बताएंगे तब आपको 3D इमेजिन हो पाएगा कि हाँ ऑर्बिटल किस तरीके से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे घूम सकता है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा और हम लोग डेप्थ में जाकर के देखेंगे। तो ये सारी बातें अगले क्लास के लिए है। इस क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और नोट्स तो बना करके ही रखना है, रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो पीछे आप चीजें भूलते चले जाएंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।